कल्पना कीजिए एक आम सा दिन। आपने अपने किसी बहुत करीबी दोस्त, पार्टनर या ऑफिस में अपने बॉस को एक लंबा वेल थॉट आउट यानी सोचा समझा मैसेज भेजा। 1 घंटे का लंबा इंतजार होता है और फिर रिप्लाई आता है सिर्फ एक शब्द, ओके या हूं। उस 1 सेकंड में आपके अंदर क्या होता है? पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस होती है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। आपका दिमाग पिछले 1 हफ्ते की हर कॉन्वर्सेशन को रिवाइंड करके देखने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज हैं? कहीं मैंने उन्हें हर्ट तो नहीं कर दिया? ये डर, ये एंजाइटी एक ऐसी इनविजिबल जेल है जिसमें आजकल हम में से ज्यादातर लोग कैद हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सवाल के आसपास घूमते हुए निकाल देते हैं, आधे मैड एट मी, यानी क्या वो मुझसे नाराज हैं? अगर ये ओवर थिंकिंग का लूप आपके लिए एक आम बात है, तो आज एक बहुत कड़वा पर जरूरी सच सुन लीजिए। आप एक ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो धीरे धीरे आपकी मेंटल एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जिंदगी का सुकून खा रही है। दूसरों के बदलते हुए मूड्स का बोझ अपने कंधों पर ढोना एक आदत नहीं, एक सजा है जो आपने खुद को दी है। अगर ये सिचुएशन आपको अपनी सी लगती है तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। हमारी मॉडर्न सोसाइटी एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका नाम किसी मेडिकल बुक में नहीं है, लेकिन ये हमारी मेंटल पीस को हर रोज अंदर ही अंदर खा रही है। इस बीमारी का नाम है द क्रॉनिक फियर ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड, या आसान शब्दों में कहें तो हर वक्त ये सोचना कि सामने वाला मुझसे गुस्सा तो नहीं है। आपकी ये सबको खुश रखने की आदत आपकी दयालुता या काइंडनेस नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि ये आपका एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, अपने आसपास के लोगों का मूड फिक्स करके किसी भी तरह खुद को मेंटली सेफ रखने की एक डेस्परेट कोशिश। और ये एक आदत धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी, आपका सुकून और आपकी आइडेंटिटी को दीमक की तरह खा रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि साइकोलॉजी में एक ऐसी टेक्निक है जो इस ओवर थिंकिंग के स्विच को हमेशा के लिए ऑफ कर सकती है? इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। खासकर चैप्टर 3 को मिस मत कीजिएगा। वही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है, जो आपको बताएगा कि आपके हमेशा अच्छे बने रहने के पीछे का असली शॉकिंग सच क्या है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम जिस लाइफ चेंजिंग किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं उसका नाम है आर यू मैड एट मी बाय मैग जोसेफसन। ये किताब सिर्फ सेल्फ हेल्प की बातें नहीं करती, ये एक इमोशनल आईना है जो आपको बताता है कि खुद को सैक्रिफाइस करके रिश्ते बचाना असल में रिश्ते बनाना नहीं होता। वीडियो के एंड में एक शॉर्ट समरी भी होगी, तो बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, द डिजीज टू प्लीज। हम अक्सर पीपल प्लीजिंग को एक अच्छी क्वालिटी मानते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत केयरिंग, सेल्फलेस और एम्पैथेटिक हैं। लेकिन मैग जोसेफसन इस मिथ को पूरी तरह तोड़ देती हैं। वो समझाती हैं कि पीपल प्लीजिंग कोई अच्छाई नहीं है, ये असल में कंट्रोल पाने का एक मैनिपुलेटिव तरीका है। हम सोचते हैं कि अगर मैं सबकी जरूरतों को पूरा करूंगा, कभी नो नहीं कहूंगा, तो कोई मुझसे नाराज नहीं होगा और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हम अपनी लाइफ में क्या अजम्पशंस बना रहे हैं? क्या ये अजम्पशंस वैलिड हैं? हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम परफेक्ट बनेंगे तो सामने वाला हमें हमेशा प्यार करेगा। पर दुनिया का एक यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि आप किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनकी मेंटल स्टेट, ये उनका अपना इनर वर्ल्ड है और आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जब आप हर वक्त दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लगे रहते हैं, तो आप सबकॉन्शियस लेवल पर अपने आप को बता रहे होते हैं कि मेरी अपनी जरूरतों की कोई कीमत नहीं है। इसे एक मॉडर्न रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक कलीग है, फ्राइडे शाम के 6 बज रहे हैं, आप पूरे हफ्ते की थकान के बाद घर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहे हैं। तभी आपका बॉस आता है और कहता है, हे आई नो इट्स लेट, पर क्या तुम वीकेंड पर इस प्रेजेंटेशन पर थोड़ा और काम कर सकते हो? आपका अंदर का इंसान चिल्ला रहा होता है नो, क्योंकि आपने अपने परिवार को टाइम देने का वादा किया था। लेकिन आपके मुंह से निकलता है श्योर बॉस, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने मना किया तो आपका बॉस सोचेगा कि आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं। आप दूसरों को डिसअपॉइंटमेंट से बचाने के लिए खुद को डिसअपॉइंट कर देते हैं। ये सेल्फ बिट्रेयल है, खुद को धोखा देना। द 24 आवर रूल। आज से एक रूल बनाइए, जब भी कोई आपसे किसी चीज की डिमांड करे जिसमें आपका टाइम या एनर्जी लगने वाली है, तो तुरंत यस मत कहिए। उनसे बस इतना कहिए, लेट मी चेक माई स्केड्यूल एंड गेट बैक टू यू बाय टुमारो। ये एक छोटा सा सेंटेंस आपको ओवर कमिट होने से बचाएगा और आपको सोचने का वक्त देगा कि क्या आप सच में ये करना चाहते हैं या सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से हाँ बोल रहे हैं। चैप्टर 2, एम्पैथी वर्सेस इमोशनल एनमेशमेंट। दूसरों का दर्द समझना एम्पैथी है, लेकिन दूसरों के दर्द को अपना बना लेना और उनके मूड के हिसाब से अपना मूड चेंज कर लेना इमोशनल एनमेशमेंट कहलाता है। मैग जोसेफसन कहती हैं कि आपको अपने और दूसरों के इमोशंस के बीच एक इनविजिबल बाउंड्री बनानी होगी।
यू आर नॉट द मैनेजर ऑफ अदर पीपल्स इमोशनल रिएक्शंस, यानी आप दूसरों के इमोशनल रिएक्शंस के मैनेजर नहीं हैं। जो लोग चाइल्डहुड में ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं जहां पेरेंट्स का मूड हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता था, वो लोग हाइपर विजिलेंट बन जाते हैं। उनका दिमाग एक राडार की तरह काम करता है। वो कमरे में घुसते ही सबकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन स्कैन करने लगते हैं। अगर किसी की आवाज थोड़ी सी भी बदली हुई है तो उनका नर्वस सिस्टम डेंजर सिग्नल देने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसे ठीक करना होगा। सोचिए, दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। अमित आज किसी वजह से परेशान है और चुप-चुप है। राहुल को लगता है कि जरूर उसने ही कुछ गलत किया होगा। राहुल बार बार पूछता है, भाई तू ठीक है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तू नाराज है मुझसे? अमित, जो पहले से ही अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझा था, अब राहुल की इस ओवर क्वेश्चनिंग से इरिटेट हो जाता है। राहुल ने अपनी एंग्जाइटी शांत करने के चक्कर में अमित को स्पेस ही नहीं दिया। ये रिलेशनशिप डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा जहर है। आपको समझना होगा कि अगर कोई सैड या गुस्से में है तो जरूरी नहीं कि उसकी वजह आप ही हों। दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग और डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है। मेरा मकसद सिर्फ आपको समराइज करके देना नहीं है, बल्कि आपकी सोच में एक पॉजिटिव बदलाव लाना है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज थोड़ा सा वक्त निकालकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा क्लिक मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप भी दूसरों के मूड को देखकर अपना मूड चेंज कर लेते हैं। इस समय आपकी लाइफ में वो कौन इंसान है जिसको नो बोलने में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। चैप्टर 3, द फोन रिस्पॉन्स, द हिडन सीक्रेट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। जब हम किसी खतरे में होते हैं तो हमने बचपन से सुना है कि हमारा दिमाग दो ही तरीके से रिएक्ट करता है, फाइट यानी लड़ना या फ्लाइट यानी भाग जाना। बाद में साइकोलॉजी ने एक और टर्म जोड़ा, फ्रीज, सुन्न पड़ जाना। लेकिन एक चौथा ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी होता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, और वो है द फॉन रिस्पॉन्स। फॉनिंग का मतलब है अपने आप को खतरे से बचाने के लिए सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाना, उसकी खुशामद करना और अपने आप को बिल्कुल छोटा कर लेना। जब आप किसी ऐसे इंसान के आसपास होते हैं जो गुस्से में है या डोमिनेटिंग है, तो आपका दिमाग सोचता है कि अगर मैं इस इंसान को पूरी तरह से अग्री कर लूं और ओवर अपोलोजाइज करूं तो ये मुझ पर अटैक नहीं करेगा। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप दिन में कितनी बार बिना वजह सॉरी बोलते हैं? अगर रास्ते में चलते हुए आपकी टक्कर किसी कुर्सी या दीवार से भी हो जाए तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली सॉरी निकल जाता है। अगर आप किसी को मैसेज करते हैं और रिप्लाई आने में टाइम लगता है तो आप लिखते हैं सॉरी टू बॉदर यू अगेन। आपको लगता है कि आप पोलाइट बन रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने अस्तित्व के लिए माफी मांग रहे हैं। आप डर रहे हैं कि आप किसी के लिए इनकन्वीनियंस यानी परेशानी न बन जाएं। जब हम हमेशा फोन करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को यह सिखा देते हैं कि हमारी कोई पर्सनल बाउंड्री नहीं है। इस आदत को तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। आज से ही अपनी डिक्शनरी में से ओवर अपोलोजाइजिंग को निकाल फेंकिए और सॉरी को थैंक यू से रिप्लेस कीजिए। बदलाव देखिए, अगर आप मीटिंग में 5 मिनट लेट हैं तो ये मत कहिए आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गया। उसकी जगह कहिए थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि आपने मेरा वेट किया। अगर आप किसी के आगे रोते हैं या अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो ये मत कहिए सॉरी मैं कितना ड्रामेटिक हो रहा हूं। उसकी जगह कहिए थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड बीइंग देयर। ये एक छोटा सा शिफ्ट आपको एक विक्टिम माइंडसेट से निकालकर एक कॉन्फिडेंट इंसान बना देगा। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग पीपल एंड सर्वाइविंग इट। मेक जोसेफसन का सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा लेसन यह है कि लोग आपसे डिसअपॉइंट होंगे, लोग आपसे गुस्सा होंगे, और ये ठीक है। दुनिया का कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप बिना बाउंड्रीज या बिना माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स के नहीं चल सकता। हमें सिखाया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट एक बुरी चीज है, पर साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचना अवॉइडेंस है, जो रिश्तों को और ज्यादा खोखला कर देता है। जब आप किसी को नो बोलते हैं और वो नाराज होते हैं तो आपके दिमाग के अलार्म बेल्स बजने लगते हैं। लेकिन अगर आप उस डिस्कम्फर्ट को झेलना सीख लें तो आप रियलाइज करेंगे कि आप दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के मालिक बन गए हैं, इमोशनल रेजिलियंस। इमेजिन कीजिए, शर्मा जी का बेटा हमेशा हर फैमिली फंक्शन में सबसे आगे रहता है, सबका काम करता है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि इस वीकेंड वो किसी फंक्शन में नहीं जाएगा, सिर्फ अकेले रहकर रेस्ट करेगा। रिलेटिव्स ताने मारते हैं, बड़ा अजीब हो गया है आजकल, परिवार के लिए टाइम ही नहीं है। शर्मा जी का बेटा गिल्ट से भर जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? उन रिलेटिव्स को इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि वो नहीं आया, उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि उनका कंट्रोल उस पर से खत्म हो रहा है। जो लोग आपकी बाउंड्रीज पर गुस्सा होते हैं वो वही लोग होते हैं जो आपकी बाउंड्रीलेस नेचर का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे होते हैं। If setting a boundary ruins a relationship, then it wasn't a relationship, it was an arrangement of convenience. यानी अगर एक बाउंड्री सेट करने से कोई रिश्ता टूट जाता है तो वो रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ एक मतलब का समझौता था। द लेट देम थ्योरी। जब कोई आपसे नाराज हो क्योंकि आपने अपनी जरूरत को प्रायोरिटी दी तो उनको नाराज रहने दीजिए। उन्हें मनाने या फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। उनके इमोशंस को उनके पास ही रहने दीजिए। सिट इन द डिस्कम्फर्ट।
कुछ दिन अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आज़ादी महसूस होगी वो लाइफ चेंजिंग होगी। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, आप मोटिवेशन से भर गए। आपने तय कर लिया कि बस अब और नहीं, अब मैं लोगों को खुश करने के लिए अपनी लाइफ खराब नहीं करूंगा, आज मैं नो बोलूंगा। और फिर वो मोमेंट आता है, किसी ने आपसे कोई फेवर मांगा और आपने हिम्मत करके थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सामने वाले का चेहरा बदलता है, वो आपसे कुछ नहीं कहते, बस एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। उनकी आंखों में हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट दिखती है और बस उसी एक सेकंड में आपके अंदर का मोटिवेशन गायब। आपके सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, पेट में एंग्जाइटी की लहर दौड़ने लगती है, दिमाग चीखने लगता है, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे हाँ बोल देना चाहिए था, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बाउंड्री सेट करना आसान है, तो आपको किसी ने पूरा सच नहीं बताया। बाउंड्री सेट करने के बाद जो गिल्ट का ज्वालामुखी फटता है, असल लड़ाई वहां से शुरू होती है। वेलकम बैक टू बुक बाइट ऑडियो। आज हम आर यू मैड एट मी की इस डीप डाइव मास्टर क्लास पार्ट 2 में उस फेज की बात करेंगे जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, द पुशबैक। जब आप बदलते हैं तो दुनिया कैसे रिएक्ट करती है और आपको उस गिल्ट से कैसे बचना है। इस वीडियो का चैप्टर 7 आपकी आत्मा को छू लेगा, इसलिए इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर 5, द गिल्ट ट्रैप। क्यों नो बोलने पर दर्द होता है। बाउंड्री सेट करने के बाद जो हमें बुरा लगता है, मैक जोसेफसन उसे फेक गिल्ट कहती हैं। ट्रू गिल्ट तब होता है जब आपने जानबूझकर किसी का नुकसान किया हो। पर जब आप अपनी एनर्जी, अपनी टाइम या अपनी मेंटल पीस को बचाने के लिए किसी को नो बोलते हैं और तब जो गिल्ट आता है, वो गिल्ट नहीं, सिर्फ आपकी आदत का टूटना है, ब्रेकिंग ऑफ हैबिट। गिल्ट इज जस्ट योर नर्वस सिस्टम प्रोटेस्टिंग योर न्यू बाउंड्रीज। ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग हजारों साल पुराने ट्राइबल यानी कबीले वाले सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। उस वक्त अगर आप कबीले के लोगों को डिसअपॉइंट करते तो वो आपको जंगल में अकेला छोड़ देते जहां आपकी मौत पक्की थी। तो आज जब आप अपने दोस्त, बॉस या रिलेटिव्स को नो बोलते हैं तो आपका प्रिमिटिव दिमाग एमिगडाला पैनिक मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि लोग मुझसे नाराज हो गए हैं, अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ये फिजिकल पेन एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, नेहा और प्रिया। नेहा हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स प्रिया के ऊपर डंप करती है, रात को 2 बजे कॉल करके रोने लगती है। एक दिन प्रिया हिम्मत करके कहती है, नेहा मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, पर मैं रात को 2 बजे कॉल्स नहीं उठा सकती, मेरी नींद खराब होती है और ऑफिस में मेरा दिन बर्बाद होता है। नेहा तुरंत विक्टिम कार्ड प्ले करती है, ओ मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए एक बोझ बन गई हूँ, बाय। अब प्रिया को भयंकर गिल्ट फील होता है। उसे लगता है वो एक बुरी दोस्त है, पर रियलिटी में प्रिया बुरी दोस्त नहीं है, उसने सिर्फ एक अनहेल्दी डायनामिक को स्टॉप किया है। द 90 सेकेंड्स रूल। न्यूरोसाइंस कहती है कि किसी भी इमोशन जैसे गिल्ट या फियर का केमिकल लाइफ स्पैन हमारी बॉडी में सिर्फ 90 सेकेंड्स का होता है। जब आप किसी को नो बोलें और गिल्ट फील हो तो तुरंत अपना डिसीजन चेंज मत कीजिए। सिर्फ 90 सेकेंड्स तक उस अजीब सी फीलिंग या डिस्कंफर्ट को अपने अंदर बैठने दीजिए। गहरी सांसें लीजिए। 90 सेकेंड्स बाद आपका लॉजिकल दिमाग वापस ऑनलाइन आ जाएगा और आपको रियलाइज होगा कि आप कंप्लीटली सेफ हैं। चैप्टर 6, द मैनिपुलेशन गेम। गिल्ट ट्रिपर्स को कैसे पहचानें। जब आप लोगों को खुश करना बंद करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिन्होंने आपकी शराफत का हमेशा फायदा उठाया है। ऑथर समझाती हैं कि जब आप बाउंड्रीज बनाएंगे तो कुछ लोग आपसे मैनिपुलेट करके आपको गिल्ट ट्रिप करके वापस पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। गिल्ट ट्रिपिंग एक पैसिव अग्रेसिव साइकोलॉजिकल वेपन है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि आप हाईली एम्पैथेटिक हैं और आपको लोगों को दुखी देखकर बुरा लगता है, इसलिए जब आप उनकी बात नहीं मानते वो गुस्सा होने के बजाय निराश होने की एक्टिंग करते हैं ताकि आप खुद को ब्लेम करें और आखिर में उनकी बात मान लें। ये उनका कंट्रोल वापस पाने का तरीका है। सोचिए आपका एक रिलेटिव है जो आपसे पैसे उधार मांगता है। पिछली बार उसने पैसे वापस नहीं किए थे, इसलिए इस बार आपने पोलाइटली मना कर दिया। अब वो सीधा झगड़ा नहीं करेगा, वो एक ताना मारेगा, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम बड़े लोग बन गए हो, हम छोटे लोगों की कहां मदद करोगे, हमें तो अकेले ही अपनी मुसीबतों से लड़ना है। सुनने में ये शब्द बहुत चुभते हैं, आपका दिल करेगा कि यार दे ही देता हूं पैसे, क्लेश खत्म करो। लेकिन अगर आपने वहां पैसे दे दिए तो आपने उन्हें बता दिया कि आपकी नो की कोई वैल्यू नहीं है और मैनिपुलेशन से आपको कंट्रोल किया जा सकता है। द ग्रे रॉक मेथड। जब कोई आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करे तो एक ग्रे रॉक यानी सूखे पत्थर की तरह बोरिंग और इमोशनलेस बन जाएं। उनके तानों का कोई इमोशनल रिएक्शन मत दीजिए, ओवर एक्सप्लेन मत कीजिए, बस एक सिंपल न्यूट्रल लाइन कहिए, मुझे बुरा लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं, पर मैं अभी मदद नहीं कर पाऊंगा, और वहां से हट जाएं। आर्ग्यूमेंट में हिस्सा ही मत लीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे गिल्ट ट्रिप्स का सामना किया है? किसी ने आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की है? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़कर उनका रिप्लाई करूंगा। और अगर इस बुक समरी मास्टर क्लास से आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी क्लैरिटी आ रही है तो बुक बाइट ऑडियो को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। आपका ये छोटा सा एक्शन मुझे ऐसी डीप और रियल वीडियोस बनाने की पूरी ताकत देता है। चैप्टर 7,
हीलिंग द रूट, अपने इनर चाइल्ड को आजाद करना। मैग जोसेफसन इस बुक के सबसे डीप हिस्से में कहती हैं कि आपका ये लोगों को खुश करने का पैटर्न आज का नहीं है, ये तब शुरू हुआ था जब आप छोटे थे। हम में से बहुत से लोगों ने बचपन में ये सीख लिया था कि प्यार मुफ्त में नहीं मिलता। प्यार पाने के लिए मुझे अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा और अपनी जरूरतों को मारना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में कंडीशनल लव यानी शर्तों वाला प्यार कहते हैं। जब एक बच्चे को तभी अटेंशन या प्यार मिलता है जब वो अच्छे मार्क्स लाता है या बिना शिकायत किए सबकी बात मानता है, तो उसके सबकॉन्शियस दिमाग में एक बिलीफ बैठ जाता है, मैं जैसा हूं वैसा मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे लोगों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालना होगा, मोल्ड करना होगा। आज आप जो बॉस या पार्टनर के सामने ओवर अपोलोजाइज करते हैं वो आपका आज का वर्जन नहीं है, वो आपका वो छोटा सा बच्चा इनर चाइल्ड है जो बस थोड़ा सा प्यार और एक्सेप्टेंस मांग रहा है। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट कैरिंग द सर्वाइवल स्ट्रेटजीज ऑफ अ चाइल्ड हु हैड टू बी परफेक्ट टू बी लव्ड। आप अंदर से टूटे हुए नहीं हैं, आप बस उस बच्चे की सर्वाइवल ट्रिक्स को आज तक ढो रहे हैं जिसे प्यार पाने के लिए परफेक्ट बनना पड़ा था। इमेजिन कीजिए आप ऑफिस में हैं और आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। आपका बॉस आपको फीडबैक देता है। एक नॉर्मल इंसान इस फीडबैक को लेगा और ठीक कर देगा, पर आप पूरा दिन उस एक मिस्टेक के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मुझे निकाल दिया जाएगा। ये ओवर रिएक्शन आज की गलती की वजह से नहीं है, ये उस पुराने डर की वजह से है जब बचपन में आपसे कोई गलती होती थी तो आपको डांट पड़ती थी या आपसे बात करना बंद कर दिया जाता था। सेल्फ कंपैशन चेक इन। जब भी आपको लगे कि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो रहे हैं, एक अकेले कमरे में जाएं, अपने सीने पर हाथ रखें, एक गहरी सांस लें और खुद से यानी अपने अंदर के उस बच्चे से कहें, तुम सेफ हो, अब तुम्हें प्यार पाने के लिए परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर साइकोलॉजी में ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने का सबसे पावरफुल तरीका है। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, इस पूरी जिंदगी को दूसरों के मूड को रीड करने में, दूसरों को खुश रखने में और क्या वो मुझसे नाराज हैं सोचने में मत निकाल दीजिए। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा पछतावा इस बात का होगा कि आपने सबकी लाइफ जी ली सिवाय अपनी खुद की लाइफ के। आज से खुद को चुनना शुरू कीजिए। पिछली 2 वीडियोस में हमने ये तो सीख लिया कि नो कैसे बोलना है, गिल्ट से कैसे डील करना है और दूसरों की फीलिंग्स का बोझ कैसे उतारना है। लेकिन जब आप लोगों को खुश करना बंद करते हैं तब एक और भयंकर सच्चाई आपसे टकराती है, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में 99% लोग बात ही नहीं करते। और सच कहूं तो आर यू मैड एट मी का सबसे डीप और लाइफ ऑल्टरिंग हिस्सा वही है। जब आप अपने आसपास के शोर को शांत कर देते हैं तब एक खालीपन आता है। तब शीशे के सामने खड़े होकर एक सवाल दिमाग में गूंजता है कि अगर मैं लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाली मशीन नहीं हूं तो आखिर में हूं कौन। वेलकम टू द फाइनल मास्टर क्लास ऑफ दिस जर्नी ऑन बुक बाइट ऑडियो। अगर आपने यहां तक का सफर तय किया है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ ऊपरी मोटिवेशन नहीं बल्कि असली हीलिंग चाहते हैं। आइए उन आखिरी और सबसे जरूरी लाइफ लेसन्स को अनकवर करते हैं जो मैग जोसेफसन ने इस किताब की गहराइयों में छिपाए हैं। चैप्टर 8, द आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं आखिर हूं कौन। जब आप सालों तक पीपल प्लीजर बनकर रहते हैं तो आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बचती। आप एक कमीलियन की तरह बन जाते हैं, जिस ग्रुप में बैठे उन्हीं की पसंद आपकी पसंद बन गई। मैग जोसेफसन कहती हैं कि बाउंड्रीज सेट करने के बाद आपको एक अजीब सा अकेलापन और आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होगा, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है कि आपको असल में क्या पसंद है। साइकोलॉजी में इसे एनमेशमेंट ट्रॉमा या आइडेंटिटी फ्यूजन कहते हैं। आपने अपनी आत्मा को दूसरों की आत्मा के साथ इतना मिक्स कर दिया था कि आपका अपना वजूद कहीं खो गया। आपका ब्रेन इस तरह वायर हो चुका है कि वो डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढता है। यू कैन नॉट फाइंड योरसेल्फ व्हाइल यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग थ्रू द आईज ऑफ अदर्स। इसे एक बहुत छोटे से मॉडर्न एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई आपसे पूछता है भाई तू क्या खाएगा, और आपका ऑटोमेटिक जवाब होता है कुछ भी मंगा लो, जो तुम लोग खाओगे मैं भी वही खा लूंगा। या फिर आप अपना वीकेंड इसलिए प्लान नहीं करते क्योंकि आप वेट कर रहे होते हैं कि शायद किसी दोस्त या पार्टनर को आपकी जरूरत पड़ जाए। ये गो विद द फ्लो एटीट्यूड असल में एक कोपिंग मैकेनिज्म है। आप अपने डिसीजंस लेने से डरते हैं क्योंकि अगर आपने कुछ चुना और वो किसी को पसंद नहीं आया तो आपको रिजेक्शन का डर लगता है। द माइक्रो चॉइस एक्सपेरिमेंट। आज से अपनी आइडेंटिटी वापस पाने के लिए छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू कीजिए। किसी से मत पूछिए कि मैं कौन सी शर्ट पहनूं या क्या हमें ये मूवी देखनी चाहिए। रेस्टोरेंट में सबसे पहले अपना ऑर्डर खुद प्लेस कीजिए। अपनी पसंद को दबाना बंद कीजिए। छोटे चॉइसेस से ही आपका दिमाग धीरे धीरे आपकी असली आइडेंटिटी को वापस बिल्ड करेगा। चैप्टर 10, द फियर ऑफ बीइंग टू मच। जरूरतमंद बनने का डर। पीपल प्लीजर्स दुनिया के सबसे अच्छे गिवर्स होते हैं पर सबसे बुरे रिसीवर्स होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी से मदद मांगी या अपनी कोई जरूरत बताई तो हम उनके लिए एक बोझ बन जाएंगे। हमें लगता है कि हम टू मच हैं, यानी हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है। ये हाइपर इंडिपेंडेंस कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि लोग मुझसे तभी प्यार करते हैं जब मैं उनके काम आता हूं। अगर मैं उनसे कुछ मांगूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं फ्लॉड हूं और वो मुझे छोड़ देंगे।
आप अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स को सप्रेस कर देते हैं। सोचिए आपको बहुत तेज बुखार है, आप अकेले घर पर हैं, आपका पार्टनर या दोस्त आपको मैसेज करता है, कैसी तबीयत है, कुछ चाहिए तो बता देना। हालांकि आपसे उठा भी नहीं जा रहा, फिर भी आप रिप्लाई करते हैं, आई एम टोटली फाइन, तुम अपना काम करो, डोंट वरी अबाउट मी। आप फिजिकली सफर कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, पर किसी को अपने लिए तकलीफ में नहीं डालेंगे। लेकिन सोचिए, अगर यही बुखार आपके दोस्त को होता तो क्या आप आधी रात को उसके लिए दवाई लेने नहीं दौड़ते? तो फिर आप अपने आप को उस प्यार के काबिल क्यों नहीं समझते? द जीरो स्टेक्स आस्क। इस हफ्ते किसी से एक छोटी सी मदद मांगिए जिसमें कोई बड़ा रिस्क ना हो। अपने कलीग से कहिए, क्या आप मुझे उस प्रोजेक्ट का लिंक भेज सकते हैं? या अपने दोस्त से कहिए, यार आज मेरा मन थोड़ा उदास है, क्या हम 10 मिनट बात कर सकते हैं? लोगों को अपने लिए कुछ करने दीजिए। ट्रू कनेक्शन तभी बनता है जब दोनों तरफ से लेना और देना, गिव एंड टेक, इक्वल हो। चैप्टर 10, द बॉडी स्कोर। दिमाग नहीं, शरीर सच बोलता है। मेग जोसेफिन का आखिरी और सबसे डीप लेसन यह है कि पीपल प्लीजिंग सिर्फ आपके दिमाग का खेल नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम और शरीर में छिपा है। आपका दिमाग आपसे झूठ बोल सकता है कि हाँ मैं इस एक्स्ट्रा काम के लिए ठीक हूं, लेकिन आपका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी बॉडी में एक वेगस नर्व होती है जो हमारे ब्रेन को हमारे गट और हार्ट से कनेक्ट करती है। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हाँ बोलते हैं जिसके लिए आपका अंदर का इंसान ना बोलना चाहता है, तो आपका शरीर तुरंत स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल रिलीज करता है। इसे सोमैटिक डिसोनेंस कहते हैं, जब आपकी जुबान और आपकी आत्मा अलग अलग दिशा में चल रही हो। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी ऐसी पार्टी में जाने के लिए हाँ बोल देते हैं जहां आपको नहीं जाना था, तो अचानक आपके पेट में ऐंठन होने लगती है, या आपके गले में घुटन सी होती है, या आपके कंधे अचानक टाइट और हैवी हो जाते हैं? हम अक्सर इन फिजिकल सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है बस थकान है। नहीं, वो आपका शरीर चीख चीख कर कह रहा है कि तुम अपने आप को बिट्रे कर रहे हो। योर बॉडी इज द कंपस टू योर ऑथेंटिसिटी। इग्नोर इट एंड यू लूज योर वे। आपका शरीर आपकी सच्चाई का कॉम्पस है। इसे अनदेखा करोगे तो अपना रास्ता भटक जाओगे। द बॉडी स्कैन बिफोर द येस। आज के बाद जब भी कोई आपसे कुछ पूछे तो जवाब देने से पहले 3 सेकंड का पॉज लें। अपने दिमाग को छोड़कर अपने शरीर को चेक करें। क्या आपके कंधे टाइट हो गए? क्या आपकी सांस छोटी यानी शैलो हो गई? अगर आपकी बॉडी में टाइटनेस या हैवी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका इनर सेल्फ आपको नो बोलने का सिग्नल दे रहा है। ट्रस्ट योर बॉडी ओवर योर पोलाइट माइंड। दोस्तों, दिमाग की एक आदत होती है, वो नई बातों से मोटिवेट तो तुरंत हो जाता है, पर उन्हें भूलता उतनी ही जल्दी है। आपने आर यू मैड एट मी के सारे लेसन सुन लिए। आपने समझ लिया कि बाउंड्रीज क्या होती हैं और गिल्ट से कैसे लड़ना है। लेकिन जब असली जिंदगी में कोई आपसे टकराएगा, जब आपका बॉस आपसे एक्स्ट्रा काम मांगेगा, या जब आपका कोई करीबी आपसे नाराज होगा, तब क्या आपको ये बातें याद रहेंगी? आज इस आखिरी और सबसे खास वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक समरी नहीं दे रहा हूं, मैं आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा मेंटल टैटू छापने जा रहा हूं जो आपको आखिरी सांस तक याद रहेगा। यह है बुक बाइट ऑडियो की सबसे स्पेशल पेशकश, मेग जोसेफिन की मास्टर क्लास का वो निचोड़ जिसे आपको हर सुबह खुद को याद दिलाना है। अपनी आंखें बंद कीजिए और इन 5 मास्टर कीज को अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। मास्टर की 1, आप अच्छे नहीं हैं, आप डरे हुए हैं। हमने बचपन से एक झूठ को पूजा है कि हमेशा हाँ बोलना और अपनी जरूरतों को मारकर दूसरों की मदद करना एक महान इंसान की निशानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका ये पीपल प्लीजिंग नेचर आपकी अच्छाई नहीं, आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। जब आप हर बात पर सॉरी बोलते हैं या ओवर अपोलोजाइज करते हैं, तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, बल्कि आप अपने फोन रिस्पॉन्स का शिकार होते हैं। आप अच्छे बनने की एक्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट और रिजेक्शन से डरते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने वक्त और अपनी एनर्जी का सौदा सिर्फ इसलिए मत कीजिए ताकि लोग आपको नाइस बोले। हमेशा 24 आवर रूल याद रखें। तुरंत हाँ मत बोले, वक्त मांगे, और अपनी डिक्शनरी से बिना बात का सॉरी निकालकर थैंक यू फिट कर लीजिए। एग्जाम्पल, सॉरी मैं लेट हो गया की जगह थैंक यू फॉर वेटिंग। मास्टर की 2, दूसरों का दर्द आपका लगेज नहीं है। एक बहुत ही पतली लकीर होती है एम्पैथी और इमोशनल एनमेशमेंट के बीच। अगर आपका दोस्त उदास है तो उसके बगल में बैठकर उसे सुनना एम्पैथी है, पर उसकी उदासी को अपने अंदर सोख लेना और अपना पूरा दिन खराब कर लेना एनमेशमेंट है। आप किसी के इमोशंस के ठेकेदार नहीं हैं, और जब भी आप जबरदस्ती दूसरों के बोझ को उठाने के लिए हाँ बोलते हैं, तो आपका दिमाग भले ही झूठ बोल ले, पर आपका शरीर सच बोल देता है। पेट में ऐंठन, कंधों पर बोझ, गले में घुटन। आप दुनिया के इमोशनल डस्टबिन नहीं हैं। किसी भी चीज को हाँ बोलने से पहले एक बॉडी स्कैन कीजिए। 3 सेकंड के लिए रुकिए। अगर आपकी बॉडी में टाइटनेस या हेवीनेस फील हो रही है, तो आपका शरीर चीख कर नो बोल रहा है। लिसन टू योर बॉडी, इट नेवर लाइज। मास्टर की 3, आजादी की कीमत है डिसअपॉइंटमेंट और गिल्ट। ये इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा सच है। जब आप बाउंड्रीज सेट करेंगे तो लोग आपसे निराश होंगे ही होंगे। जो लोग आपकी बाउंड्रीलेस आदत का फायदा उठा रहे थे, वो आपसे गुस्सा होंगे, ताने मारेंगे और आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करेंगे।
उस वक्त आपके सीने में जो दर्द होगा वो असल गिल्ट नहीं है, वो फेक गिल्ट है। वो आपके प्रिमिटिव दिमाग यानी नर्वस सिस्टम का डर है जो आपसे कह रहा है कि लोग मुझे छोड़ देंगे। अगर किसी को नो बोलने पर वो रिश्ता टूट जाता है तो वो रिश्ता था ही नहीं, वो सिर्फ एक मतलब का समझौता था। द 90 सेकेंड्स रूल और द लेट देम थ्योरी। गिल्ट का केमिकल सिर्फ 90 सेकंड्स तक रहता है, उसे बर्दाश्त कीजिए पर झुकिए मत। और अगर कोई नाराज होता है तो उन्हें नाराज रहने दीजिए, लेट देम। उन्हें मनाने की कोशिश मत कीजिए। मैनिपुलेटर्स के सामने ग्रे रॉक यानी इमोशनलेस पत्थर बन जाइए। मास्टर की 4, मदद मांगना बोझ बनना नहीं है। पीपल प्लीजर्स दुनिया को सब कुछ दे सकते हैं, पर जब अपने लिए कुछ मांगने की बारी आती है तो वो डरते हैं। ये डर आज का नहीं, आपके बचपन का है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा। हमने सीखा था कि प्यार कंडीशनल होता है। अगर मैं चुप रहूंगा, बिना शिकायत किए सबका काम करूंगा, तभी लोग मुझे प्यार करेंगे। आपको लगता है आप टू मच यानी बहुत जरूरतमंद हैं, पर आप हाइपर इंडिपेंडेंट बनकर खुद को सजा दे रहे हैं। आप मशीन नहीं हैं। एक हेल्दी रिश्ता वही है जहां आप दूसरों पर रिलाय कर सकें और वो आप पर। जीरो स्टेक्स आस्क। छोटी छोटी मदद मांगना शुरू कीजिए। लोगों को अपना प्यार दिखाने का मौका दीजिए। खुद को याद दिलाइए, मैं डिजर्व करता हूं कि कोई मेरा भी ख्याल रखे। मास्टर की 5, अपनी मर्जी का मालिक बनना। जब आप लोगों के हिसाब से जीना छोड़ देंगे तो एक खालीपन आएगा। आप सोचेंगे, अगर मैं लोगों को खुश करने वाली मशीन नहीं हूं तो आखिर मैं हूं कौन? ये आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे खूबसूरत फेज है, क्योंकि यहां से आपका नया जन्म होता है। अब तक आप एक गिरगिट की तरह जिए, जहां बैठे वैसा ही रंग ढाल लिया। जिंदगी आपकी है और इसके डिसीजन लेने का राइट सिर्फ आपके पास है। कुछ भी चलेगा कहना बंद कीजिए। माइक्रो चॉइसेस। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहां जाना है, छोटे छोटे डिसीजंस खुद लीजिए। अपनी पसंद की इज्जत करना सीखिए, तभी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को बंद करने से पहले मेरी एक आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी एक फिल्म की तरह है, पर दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी खुद की लाइफ की फिल्म में हीरो का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। हम किसी और की फिल्म यानी अपने बॉस, अपने पार्टनर, अपने रिश्तेदारों की फिल्म में एक साइड कैरेक्टर या एक्स्ट्रा बनकर जी रहे हैं। हम कैमरा के पीछे खड़े होकर बस इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बाकी सबकी स्क्रिप्ट ठीक से चल रही है या नहीं। और इस चक्कर में एक दिन ऐसा आता है जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आपको अपना खुद का चेहरा अजनबी लगने लगता है। आप रियलाइज करते हैं कि आपने हर किसी को बचाया सिवाय अपने आप के। पर आज यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगता है। आज आप इस बात को अपनी आत्मा पर लिख लीजिए कि आपका अस्तित्व इस दुनिया में लोगों के मूड ठीक करने के लिए नहीं हुआ है। आप काफी हैं, आप परफेक्ट नहीं हैं और आपको होने की जरूरत भी नहीं है। जो लोग आपको नो बोलने पर छोड़ कर जाते हैं, उन्हें विदा कर दीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद ही जिंदगी में वो जगह बनती है जहां आपकी खुद की आजादी और सच्चे रिश्ते सांस ले पाते हैं। डरना बंद कीजिए, लोगों को डिसअपॉइंट होने दीजिए, फेक गिल्ट से आंख मिलाइए और अपनी लाइफ के सेंटर स्टेज पर वापस आइए। ये स्क्रिप्ट, ये समरी सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक नई जिंदगी का इन्विटेशन है। इसे जब भी भूलने लगें, इस वीडियो पर वापस आइए और दोबारा सुनिए। अगर बुक बाइट ऑडियो की इस सीरीज ने आपके दिल का एक भी तार छेड़ा है, अगर आज आपको अपने कंधों से एक भारी बोझ कम होता महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आज किसको इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ ही मुझे ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों को आप तक लाने की ताकत देता है। अपना ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और सबसे जरूरी, अपने आप से प्यार कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।